Hello guys, welcome back to Past Forward. In this video, we are going to learn about the East India Company, how it came to India and how it dominated other European powers in India and also in the East. So let's start. So हमारा टॉपिक होगा फ्रॉम ट्रेड चार्टर टू टेरिटोरियल कंट्रोल। ब्रिटिश कैसे इंडिया में एक ट्रेड के बहाने आते हैं और किस तरीके से पॉलिटिकली डोमिनेट करते हैं और एरिया पे कब्जा करते हैं, तो ये हम देखते हैं। एक्चुअली में क्या होता है कि 1599 में ये कंपनी बनती है और 1600 में इस कंपनी को 1600 में एक चार्टर मिलता है। कंपनी को चार्टर मिलता है 1600 में, और ये चार्टर कौन देता है? तो क्वीन एलिजाबेथ देती है इसको। ये चार्टर किस लिए देती है? कि ट्रेड मोनोपोली इस्टेब्लिश करने के लिए। ट्रेड में मोनोपोली इस्टेब्लिश रहेगी, मतलब सिर्फ एक ही कंपनी को भेजा जाएगा इंडिया में ट्रेड करने के लिए, और कोई कंपनी इंग्लैंड से ब्रिटेन से नहीं जाएगी, है ना। और ये पहला चार्टर था, ये इनिशियली 15 सालों के लिए दिया गया था, बाद में ये बार बार बढ़ाया गया था, है ना। समय के साथ साथ इसको हम बढ़ा दिया करते थे। अर्ली फुटहोल्ड देखते हैं वेस्ट एंड साउथ इंडिया में कि किस तरीके से आते हैं। तो 1509 में कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के कोर्ट में आता है ना। और वहाँ पे यह आता है तो पहली बात तो जो पोर्तुगीज़ होते हैं वो विरोध कर रहे होते हैं सूरत के आसपास ही इनका, है ना। फिर 1611 में क्या होता है, ये लोग अपनी पहली फैक्ट्री बड़ी मुश्किल से मसूलीपट्टनम में इस्टेब्लिश कर लेते हैं ना। फिर 1612 में डिफीटेड पोर्तुगीज एट सूरत, मतलब सूरत जो जगह है आजकल गुजरात में, वहाँ पे पुर्तगाली लोगों को ब्रिटिशर्स ने हरा दिया था। और इस बात को देखकर जो जहांगीर था, जो उस वक्त मुगल एम्परर था इंडिया का, बड़ा खुश हुआ था, है ना। और फिर उनने इनको सूरत में भी बाद में फैक्ट्री लगाने की अनुमति दे दी थी। देखा कि एक बड़ी पावर है जो कि पोर्तुगीज़ को निपट सकती है, उनकी नेवल पावर को डिप्रेस कर सकती है ना। तो जहांगीर इम्प्रेस हो जाता है और अलाउ कर देता है कि भाई एक और फैक्ट्री तुम लोग लगा लो, है ना। कहाँ लगा लो एक और फैक्ट्री? तो सूरत में लगा लो। सूरत में एक और फैक्ट्री ये लोग लगा लेते हैं। फिर बाद में ये लोग आगरा में लगाएंगे, अहमदाबाद में लगाएंगे, भरूच में भी लगाएंगे जो कि गुजरात में है। तो अलग अलग कई सारी ऐसी फैक्ट्रियाँ ये लोग लगाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब वेस्टर्न कोस्ट में, है ना, ये किस तरीके से एक्सपेंड करते हैं, मालाबार कोस्ट और साथ ही साथ में मुंबई वाला एरिया जो होता है उसमें। तो 1632 में इनको एक गोल्डन फरमान मिल जाता है। 1632 का गोल्डन फरमान होता है जो कि सुल्तान ऑफ गोलकोंडा, है ना, उसने दिया था। उसको ट्रेड प्रिविलेज दिया था, है ना। कुछ पैसे थे, शायद 3000 पाउंड के आसपास या 3000 रुपये उस वक्त मान लो। उसके अकॉर्डिंग कि ईस्ट इंडिया कंपनी को उतने रुपए दे देने हैं इस गोलकोंडा के सुल्तान को, और इनको एक ट्रेड का गोल्डन फरमान मिल जाता है कि भाई तुम्हें सारे ट्रेड के प्रिविलेजेस मिलेंगे, है ना। 1639 में सेंट जॉर्ज फैक्ट्री बनाई जाएगी मद्रास में, चंद्रगिरी रूलर सेंट जॉर्ज फैक्ट्री जो कि मद्रास में बनाई जाएगी, चेन्नई में, है ना। और 1662 में बॉम्बे क्या होगा, चार्ल्स सेकंड को पोर्तुगीज द्वारा गिफ्ट कर दिया जाएगा। अब ये क्या होता है भाई, गिफ्ट कैसे कर दिया? तो एक्चुअली में इनके बीच में विवाह संबंध हो गया था, पुर्तगालियों के बीच में और इंग्लैंड के बीच में। तो बेसिकली बॉम्बे वाला जो एरिया था ये इनको दहेज के रूप में मिल गया था। तो अब बॉम्बे पोर्तुगीज़ का ना होकर एक तरीके से अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का हो गया, क्योंकि राजा ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, इंग्लैंड के राजा ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को उसको लीज पे दे दिया था। 1687 में क्या होगा कि वेस्टर्न प्रेसिडेंसी, है ना, शिफ्टेड फ्रॉम सूरत टू बॉम्बे। मतलब जो वेस्ट में जो एक्सटेंशन था, जो पावर थी ईस्ट इंडिया कंपनी का, वो पहले हेडक्वार्टर सूरत हुआ करता था, अब वो बॉम्बे बन गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट है फुटहोल्ड इन बंगाल। बंगाल में किस तरीके से अपने आप को अपने पैर जमाते हैं। 1651 में 1651 है, इसमें से ये शाहसुजा है, इसने इंग्लिश ट्रेड को अलाउ कर दिया था बंगाल में, है ना। और फिर क्या होता है 1667 में फरमान फ्रॉम औरंगजेब फॉर बंगाल ट्रेड। औरंगजेब ने भी कोई फरमान जारी कर दिया था 1667 में बंगाल में ट्रेड करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को। 1691 में क्या होगा, 1691 में ट्रेड फैक्ट्री लगाएंगे ये लोग, सुल्तानती, है ना।
ठीक है, हुगली की रेड के बाद। फिर 1696 में क्या करेंगे, फोर्टिफिकेशन स्टार्ट कर देंगे, है ना। आफ्टर जमींदारी शोभा सिंह रेबिलियन, है ना, शोभा सिंह कोई जमींदार होता है, उसका रेबिलियन होगा, उसके बाद ये लोग फोर्टिफिकेशन, ताकि सुरक्षित रख सके अपने एरिया को जहाँ से ये ट्रेड करते थे। 1600 में फोर्ट विलियम एक्चुअली बंगाल में कलकत्ता में बनाते हैं ये लोग, है ना, जहाँ पे ये इनका मेन बेस हो जाएगा। चार्ल्स आयरे फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ईस्टर्न प्रेसिडेंसी बन जाएगा। चार्ल्स आयरे को प्रेसिडेंट बन जाएगा ईस्टर्न प्रेसिडेंसी का। ईस्टर्न प्रेसिडेंट मतलब बंगाल वाला एरिया का, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का। नेक्स्ट पे चलते हैं। फर्रुख सियर क्या करता है, एक फरमान जारी करता है 1715 में। इससे काफ़ी फायदा होता है ईस्ट इंडिया कंपनी को। बंगाल में वो ड्यूटी फ्री ट्रेड कर सकते हैं, मतलब बिल्कुल कोई टैक्स देने की, है ना, किसी तरह की बाधाएं नहीं आ रही थी। मतलब ये दस्तक मिल गया, है ना, गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए। तो इससे ईस्ट इंडिया कंपनी को काफ़ी फायदा हुआ, है ना। अब परमिशन टू रेंट लैंड नियर कलकत्ता के पास में रेंट पे लैंड को ले लिया करते थे, ये भी परमिशन मिल गई थी इनको, है ना। और हैदराबाद में क्या होगा, फ्रीडम फ्रॉम ट्रेड ड्यूटीज़, मतलब हैदराबाद में भी कुछ ऐसा ही ट्रेड ड्यूटी से मुक्ति मिल गई थी, वहाँ भी ट्रेड को इनको बढ़ावा मिला फिर, है ना। सूरत में एनुअल पेमेंट एग्जेम्प्ट कर दिया गया था अदर ड्यूटीज़ को, है ना, सूरत में भी फायदा हुआ इनको। फिर बॉम्बे में क्या हुआ, कॉइन मिंट वैल्यूड अक्रॉस मुगल एम्पायर, मतलब बॉम्बे में जो वो कॉइन बनाते थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, उसको पूरे मुगल एम्पायर में मान्य कर दिया गया था, वैलिड कर दिया गया था, है ना। अब उसको चला सकते थे वो, मतलब अब कंपनी के पास एक तरीके से कॉइन की मिंटिंग की पावर आ गई, आरबीआई जैसा काम करने लग गई, बताओ। फिर बंगाल में क्या हुआ, इंट्रोड्यूस होता है रिवेन्यू फार्मिंग सिस्टम बंगाल में इस्टेब्लिश करते हैं ये लोग, एक तरह का टैक्स कलेक्शन सेटलमेंट कराए। मर्जिंग ऑफ इंग्लिश कंपनीज क्या होगा, देखो इंग्लैंड में उस वक्त रिवॉल्यूशन चल रहे थे, इंग्लिश रिवॉल्यूशन चल रहे थे, रेनेसा बोल सकते हैं हम लोग, है ना। रेनेसा के बाद में वहाँ पे कई सारी कंपनी आई, उन्होंने देखा कि ईस्ट इंडिया कंपनी को बहुत फायदा हो रहा है और हमको जाने नहीं दे रहे हैं इंडिया में ट्रेड करने के लिए। तो वहाँ के राजा से वो लोग परमिशन ले लेते हैं और एक और कंपनी आ जाती है, पर वो कंपनी सही से काम नहीं करती, है ना। इससे क्या होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी के मोनोपोली को चैलेंज तो मिलता है, परंतु वो ईस्ट इंडिया कंपनी पार्लियामेंट के दबाव में आ जाती है और क्राउन क्या करता है, इंटरवीन करता है, दखलंदाजी करता है क्राउन, है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी के अफेयर्स में, है ना। और फिर वो दूसरी कंपनी आ जाती है, पर वो सही से चलती नहीं है। फिर यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ इंग्लैंड ट्रेडिंग टू द ईस्ट बनती है, इन दोनों कंपनीज को मिला के, ईस्ट इंडिया कंपनी और दूसरी जो कंपनी ईस्ट इंडिया की आई होती है, उन दोनों को मिला के। वो चल नहीं पाती है ज़्यादा। नेक्स्ट ये समरी है, ग्रेजुअल एक्सपेंशन हुआ था ट्रेडिंग राइट्स टू टेरिटोरियल कंट्रोल में, तो धीरे धीरे प्रोग्रेस की है ये लोग, है ना। इन्होंने कौन कौन सी स्ट्रेटेजी यूज की थी, तो डिप्लोमेटिक वॉर, है ना, डिप्लोमेसी इस्तेमाल की थी, वॉर इस्तेमाल किया था, रॉयल पैट्रोनेज इस्तेमाल किया था, हर तरीके साम दाम दंड भेद हर तरह की नीति का अपना करके भारत में ट्रेडिंग से पॉलिटिकल कंट्रोल इस्टेब्लिश किया। कौन कौन से क्षेत्र थे जहाँ पे ये पावरफुल हुए थे, तो ये सूरत, मद्रास, बंगाल, बॉम्बे, यहीं से ट्रेड करते थे, है ना। फिर इससे क्या हुआ, ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन का ये फाउंडेशन था, है ना, इस वक्त तक। आगे देखेंगे कि ये लोग 1757 में, है ना, किस तरह से बैटल ऑफ प्लासी करेंगे और 1764 में बैटल ऑफ बक्सर करेंगे, है ना, और 1765 में इलाहाबाद और कारा की ट्रीटी करेंगे। उससे इनका एक तरीके से पूरी तरीके से बंगाल में कंट्रोल इस्टेब्लिश हो जाता है इनके ऊपर। सो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फ्रेंच कंपनीज के बारे में पढ़ेंगे, फ्रेंच कंपनी इन इंडिया। थैंक यू वेरी मच।